ऐसे आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सुमित कुमार जी को हम इस योगाहार मंच पर अपना अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जी, हाँ। स्वागत है सुमित सभी जी। को प्रणाम। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है। जी, आप सभी को प्रणाम। तो जैसा दीदी ने परिचय दिया कि मैं अभी फिर से स्थान बता देता हूँ कि ये ग्राम बगैया है और तहसील बरही पड़ता है और जिला कटनी में। और मैं मूल निवासी वैसे छत्तीसगढ़ का हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर। वहीं से मेरी सारी पढ़ाई हुई है और 12 वर्षों से मैं पुणे में जॉब कर रहा था। और कोविड से पहले और कॉलेज के दिनों में ही मेरा मतलब जब इंटरनेट हमारे हाथ में आया तो बड़ा अच्छा हुआ कि हम राजीव दीक्षित जी के संपर्क में आए और उनको सुनते चले गए। लगभग 2 वर्षों तक मैंने उनको सुना अलग अलग विषयों में। और इससे पहले बहुत ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं थी इन विषयों की, जो जिनके माध्यम उनके माध्यम से मुझे जो ज्ञान हुआ, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, इतिहास, कृषि के बारे में और हमारे जो भारतीय संस्कृति में जो छुपा हुआ विज्ञान है, वो सब कुछ हमें संक्षिप्त में जो उनका पूरा कई वर्षों का अध्ययन था वो सब कुछ जानने को मिला। तो जो हमें उस समय में प्रसारण के माध्यम से, मूवी के माध्यम से या जो भी न्यूज़पेपर के माध्यम से जो दुनिया दिखाई जाती थी, वो सब खुल कर के सामने आया कि हम किस ओर जा रहे हैं और किसको सत्य मार रहे हैं। तो मैंने कॉलेज के समय में ही तय कर लिया था कि 10 वर्ष जॉब करूंगा और कुछ कैपिटल जमा हो जाए और प्राकृतिक जीवन की ओर वापस आना है और उनके कार्यों को आगे बढ़ाना है। तो कोविड के पहले से ही 2020 से मैंने अपने परिवार को, मेरी बेटी 1 साल से छोटी थी, तभी से हम जंगल की ओर निकल गए थे। तो मैं मूल निवासी छत्तीसगढ़ का हूँ, तो मैंने वहीं पे ही कोई जगह तलाश करनी प्रारंभ की थी। तो सभी मेरे लिए अनजान जगह था। मैं रायपुर राजधानी में ही रहा। तो मैं सुदूर जो भी दुर्गम क्षेत्र है वहीं पे जगह खोजने का प्रयास कर रहा था कि जहाँ पे मेरे लिए केवल प्राकृतिक संसाधन मिले, जितना आधुनिकता से दूर रहे हम उतना ही सही है करके। तो हम पहले गरियाबंद जिला में रहे जो उड़ीसा राज्य के समीप है। तो लगभग 8 महीना हम वहाँ पे रहे, जो कि नक्सल प्रभावित भी है। तो हम वहाँ पर, मतलब मैंने तो अपनी श्रीमती को वहाँ पर अकेले ही छोड़ दिया था। वो बेटी 1 साल से छोटी थी कि तुम यहाँ पे प्रयास करो कि हम क्या कर सकते हैं। और मैं पुणे वापस चला आया। तब कोविड भी नहीं आया था और वर्क फ्रॉम होम भी नहीं था। तो लगभग हम 8 महीना वहाँ पे रहे, मगर सभी आदिवासी ही जमीन थे तो हम वहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। तो फिर वहाँ से हम, एक कोरबा जिला है, उसके बारे में आपने कभी सुना होगा, जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर भी 4 महीना रहे। और एक जंगल में एक ऐसा ही फार्म हाउस था और वहाँ पर हमने होटल भी शुरू किया कि जॉब ना करते हुए हम और कैसे रह सकते हैं जब तक हमें अपने स्वयं की जमीन नहीं खरीद लेते और कुछ करने सीख सकते। तब तक 4 महीना हमने वहाँ पे होटल भी किया। फिर वहाँ पर भी जनरल जमीन नहीं मिल पाई। तो फिर और दूसरे मतलब आदिवासी जिले में, जंगल वाले जिले में हम लोग प्रयास करते रहे। फिर छत्तीसगढ़ में हमें मिल ही नहीं पाया। तो फिर ऐसे ही फेसबुक में एक ऑफ ग्रिड इंडिया लिविंग करके ग्रुप है, वहाँ पर ऐसी पोस्ट डाला कि हमें ऐसा जगह जहाँ पे पहाड़ हो, झरना हो, नदी हो, और थोड़ा डिस्कनेक्ट हो, ऑफ ग्रिड हो, वैसी जगह में। तो यहाँ का पता चला, कटनी बरही के पास। तो हम यहाँ पर आए और मैंने सीधा यहाँ पर जनरल जमीन देख कर के ले लिया। तो यहाँ पर पे उससे पहले 10 साल जो अनुभव रहा, राजीव दीक्षित जी ने जो जो संपर्क बताए थे, तो इस 1 साल में वर्क फ्रॉम होम में हम अलग अलग जगह जाकर रहे। उत्तर प्रदेश में प्रेम सिंह जी हैं जो प्राकृतिक कृषि सिखाते हैं बांदा में, तो वहाँ 4 दिन प्रशिक्षण लिया। इंदौर में एक मानव चेतना विकास केंद्र है, मत्स्य दर्शन से जुड़े हुए। तो वहाँ पर 10 साल, मतलब हम 10 दिन रहे, जहाँ पे 20-25 परिवार अलग अलग भारत के क्षेत्र से आके रहते हैं
और लगभग अपनी 70 से 80% अपनी ज़रूरतें वहाँ पर रह करके कर लेते हैं। मतलब कृषि करना, उससे उत्पाद बनाना और गौ पालन करना, कृषि करना, तो ये सभी वहाँ पे 20-25 परिवार रहते हैं। मतलब गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये अलग-अलग जगहों से आकर के लगभग 12-15 सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं भुज गया था रामकृष्ण ट्रस्ट, जहाँ पर के सजीव कृषि और गौ उत्पाद सभी बनाना सिखाते हैं और कृषि करना सिखाते हैं। तो ये सब देखते हुए और प्राकृतिक आवास भी, जैसे गौकृट है, सुदर्शन मलिक जी, राजस्थान बीकानेर हम गए थे सीखने के लिए। तो कुछ चीज़ों को हमने जब सीख लिया कि अब जो थोड़ा-सा स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो सब सीखने के बाद फिर हम यहाँ पर पे रहना चालू किए। तो कृषि में मैं ज़्यादा प्रभावित हुआ था सुभाष पालेकर जी और ताराचंद देव जी से। तो उनके ही कुछ फार्मूले हम बनाना चालू किए, जिसमें जैव रसायन, खट्टा जैव रसायन, मीठा जैव रसायन और जो उनके भस्म रसायन हैं, वो सभी हम जमा करना चालू किए और बनाना चालू किए। तो अ, अभी हमारा पिछले सत्र में मैंने थोड़ा-सा संक्षिप्त परिचय में मैंने अपना घर दिखाया था, वो अभी लगभग 1-2 महीना और बचा है। वो पूरा पूर्णतः मिट्टी से बना हुआ है। बना रहे हैं। ऊपर में जो खप्पर है मिट्टी का, वो लगा रहे हैं। तो और अभी थोड़ा-सा बोर कराना और बचा है। और अभी जो अ, स्वराज फाउंडेशन के जो सर आए थे, उन्होंने सौर ऊर्जा के बारे में परिचय दिया। तो एक और मतलब घर को मैंने फिर तय किया कि पूरा सौर ऊर्जा से संचालित करना है। तो 5 किलोवाट का और सौर पैनल हमें लगाना है। तो उसका ही अभी प्रयास कर रहे हैं। और मतलब वहाँ पर एक तालाब करेंगे जो प्राकृतिक रूप से जो वर्षा का जल आता है, वो संचित करें। उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो लगभग 2 महीना में वो तैयार हो जाएगा घर, और फिर अभी हम ये बरही में किराए में रहते हैं और फिर हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएँगे। तो मैंने बच्चे का भी यही प्रयास किया था कि आज की जो आधुनिक शिक्षा है, चिकित्सा है, भोजन है, सभी कुछ में कुछ न कुछ दोष आ गए हैं। कभी हम ज़रूरत के समय ऐसा था तो हमें वो सब व्यवस्था लानी पड़ी थी। मगर अब वो बहुत ज़्यादा आर्थिक अ, लाभ की ओर दौड़-भाग हो चुका है। चिकित्सा भी प्रभावित हो चुकी है, शिक्षा भी, और हमारा अर्थशास्त्र तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब जितना मुझे समझ पाया हूँ बैंकों का मायाजाल, और 12 वर्षों से मैं बैंक में ही काम कर रहा हूँ, कि किस ओर ज़्यादा फंड को इन्वेस्ट करना है। और हम जो राजनीति को आजकल देख पाते हैं, तो जो डॉलर का जो प्रभाव है और जो छद्म रूप है करेंसी का, वो सब हमको समझ में आता है कि कभी ना कभी ये जो बबल फूटेगा, जो डॉलर का जो है, मतलब अमेरिका का जो ट्रिलियन डॉलर्स का जो बॉन्ड्स हैं, कभी ना कभी जो वो जैसे बड़ी कंट्रीज जो आज जो एटॉमिक वॉर ना हो करके वो करेंसी का ही वॉर होगा, जब बॉन्ड्स में डिफॉल्ट होना लगेगा, जो हम मोस्टली जो आईटी सेक्टर में हैं, बड़े जो डेवलपमेंट चल रहे हैं। तो सुमित मैं सर, ये सुमित सर, आप एक जगह जी पर जी ठहरिए, एक जगह पर खड़े रहिए। जी हाँ जी ऐसे। जी हाँ, एक हाँ। जगह पर खड़े रहिए, और है ना, आपका जो घर है वो भी एक बार दिखा दीजिएगा। ठीक। नहीं, मैं अभी वो जो प्राकृतिक आवास है वहां पे नहीं हूँ। मैं जो किराए में रहता हूँ अभी वहां पे हूँ। तो सुबह यहाँ पे से थोड़ा सा भोजन वोजन करके फिर वहां जाता हूँ। अभी वहाँ पे रहने का और वो सब व्यवस्था नहीं हो पाया है। तो मैं कभी व्हाट्सएप ग्रुप कुछ होगा तो मैं वीडियो या फोटो भेजूंगा उस घर का। मैं इसमें स्क्रीन शेयर करके प्रयास करता हूँ। इसमें अभी ऑप्शन नहीं है। ये है वो जो घर, अगर हम इसी देख पा रहे होंगे तो ये बफर जोन है टाइगर रिजर्व का। तो यहीं पर ही है। और मैं जितना अभी छोटे समय में प्रयास हो पाया कि जितने बीज में अलग अलग जमा कर पाऊँ,
तो छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, अलग-अलग जगह से जितने ये धान के प्रकार हैं, रामजीरा, काला धान, लाल धान, हरा, और ये उसमें प्रदीप जी भी हैं, उन्होंने सहयोग किया। उन्होंने भी कुछ धान के प्रकार मुझे भेजे थे, तो वो सभी हम यहाँ पे लगा रहे हैं। और मेरा मोस्टली बीज बैंक बनाने का ही प्रयास है। ये घर का थोड़ा पास से जो फोटो है, तो अभी बस अभी खिड़की दरवाजा बस और बनना बचा है, और उसके बाद हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे लगभग दीपावली के आसपास। और अभी मतलब आप सभी भी सादर आमंत्रित हैं वहाँ पर। तो मैं तो अभी विद्यार्थी ही हूँ और ज़्यादा अनुभव नहीं है। मतलब आप लोगों से अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं, अनुभव हैं, उन सभी से ही सीख रहा हूँ मैं। और मेरा भी बीज बैंक बनाने का प्रयास है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके मानव ऊर्जा से संचालित हो और प्राकृतिक रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित हो वो यंत्र सभी इकट्ठा करना चाहता हूँ, कि जो जुगाड़ से चलते हैं, जैसा कि इस कार्यक्रम में, प्रशिक्षण कार्यक्रम में बार बार सुनाई देता है कि विशेषज्ञ जो आते हैं, उनके जो अनुभव हैं, तो जो आसपास मेरे हों, मैं उनके पास जाकर के और प्रशिक्षण लेना चाहूँगा, प्राकृतिक कृषि में, गौ पालन में, और जो बीजों को कैसे संरक्षण किया जा सके, और उनसे कैसे हम उत्पाद बना सकते हैं प्राकृतिक रूप से। तो यही सब मेरा प्रयास है। इससे पहले मैं 2 वर्ष तक जो अलग अलग जगह में रहा, उसमें एक अंबिकापुर जो है, वहाँ पे 6 महीना हम रहे। वहाँ पे आदिवासी जिला है, तो वहाँ पर मैं सपरिवार वॉलंटियर करते थे, आदिवासी बच्चों को पढ़ाते थे। वो जगह भी बहुत ही अच्छा है, बतौली, अंबिकापुर बतौली, जो मेन पार्ट जो प्रसिद्ध क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, शिमला कहा जाता है, वहाँ हम 6 महीना रहे थे। तो वो तो बिल्कुल ही सुदूर इलाका था, जहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं है। तो कई दिन होते थे मैं वहाँ के प्राकृतिक फल ही खा करके रहता था। जैसे जामुन के समय में जामुन खा रहे हैं, आम है तो आम ही खा के वही लंच वही डिनर, और आसपास जंगल से मशरूम ले आना। और वहाँ पे हर बीमारी की वहाँ पे भाजी थी, कि आपका सिर दर्द हो रहा है तो उसकी अलग भाजी है, पेट खराब है तो अलग भाजी है, दवाई वहाँ पे जानते ही नहीं। वहाँ पे बेंचा, ब्राह्मी, ये अलग अलग जो हम जड़ी बूटी जानते हैं, उसको ही वो सब्जी बनाकर खाते हैं। तो ये थोड़ा कुछ कुछ अनुभव हुआ, और वो सब मैं जमा करता रहा कि जहाँ भी होगा मैं सब कुछ संग्रहित करूंगा। तो अलग अलग लोगों को सुनने के बाद मुझे यही लगा था कि एटलीस्ट मेरी जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और भोजन है, वो अपने हाथों में होनी चाहिए। और उसके बाद जो भी है वो हम करते रहें, वो लग्जरी में आए या जैसा भी हो, हमारी रुचि हो, वो एक अलग विषय है। तो मैं इसलिए उस जो अंबिकापुर वाले घर में है, जहाँ पे हमने एनजीओ जैसा बना कर रखा था, वहाँ पर चरखा भी रखा था, कुम्हार का चाक रखा था, और जो पत्थर के जितने भी आटा पीसने के होते हैं, धान कूटने का होता है, वो सब हम रखे थे। और मतलब कैसे हम शौक तो है, वीडियो में देखे हैं, तो वो चुनौती तो नहीं लगती है, मतलब कठिनाई तो नहीं होती है वो सब अनुभव करने के लिए, मगर बिल्कुल आनंद से रहे। और उस सब के बहाने एक्सरसाइज भी हो जाता था। और मतलब ये सब आगे का जो समय आएगा, जिसमें हम प्राकृतिक रूप से भी चुनौती आएंगी, अ, उसके लिए हम कैसे तैयार रह सकते हैं, वही सब हम प्रयास कर रहे थे। तो फिलहाल मैं इतना ही अपने बारे में बता पाऊंगा, जो प्रयास कर रहा हूँ, और थोड़ा अनुभव होने के बाद और शेयर कर पाऊंगा मैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय सुमित भैया जी, आपके साथ आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रशंसनीय आपका कार्य है। इतना सब कुछ करना, और ये सबकी बस की बात नहीं होती है। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, सब आपको। और ये आज के हमारे चीफ गेस्ट है ना, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, भाई साहब ने दिए थे। और मैं आगे प्रदीप राज वर्मा जी भाई साहब को ही जी श्री आप ओम संवाद। भैया, सभी को सादर प्रणाम। और सुमित जी जो हैं आज के कर्म योद्धा हैं। देखिए, आईटी सेक्टर में आईआईटीएन होने के बाद इस तरह से काम करना, ये मेरे तो कल्पना के परे बात है।
कि कोई आईआईटीएन आईआईटी के साथ साथ इस तरह प्राकृतिक जीवन जी के, मतलब हम महात्मा गांधी की तरह जीवन जी के और प्राकृतिक खेती करे, गाय की तरफ ध्यान दे और खुद के भोजन को बिल्कुल पवित्रता के साथ करे, तो ये बहुत पुरुषार्थ की बात है। मैं इनको पुरुषार्थ को नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह लगे रहेंगे आगे। और मुझसे इनसे बोलता हूँ कि मुझसे कोई भी तरह की यदि इनको सहायता की जरूरत पड़े तो निसंकोच बोले। अचानक इनसे मेरा परिचय हुआ और परिचय अभी 1 महीने पहले ही हुआ होगा, 1 डेढ़ महीने पहले, और अब आज प्रगाढ़ता में बदल गया है। और मड हाउस देख के तो मुझे बहुत ही खुशी हुई इनकी, क्योंकि मैंने भी काफी टाइम मड हाउस में रहा हूँ मैं, मतलब कम से कम 5 साल। तो बहुत ही अच्छा लगता है, ना गर्मी का एहसास होता है ना ठंडी का एहसास होता है। बारिश में जरूर थोड़ी सी सीलन वगैरह आ जाती है उसमें, बाकी बहुत ही अच्छी चीज है ये। जन जमीन और जंगल से जुड़ रहे हैं, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वर्मा जी। भाई साहब, आपने आज हमारे इस योगार मंच पर आदरणीय सुमित कुमार जी को आमंत्रित किया और उनका इसे प्रशंसनीय मार्गदर्शन हमें मिला। आगे हम ये मंच आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब को सौंप देते हैं, वो आज के मुख्य अतिथि के साथ संवाद भी करे और आगे का कार्यक्रम। धन्यवाद आदरणीय रंजना जी। और सबसे बड़ा आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने सुमित वर्मा जी से संवाद कराया रंजना जी का, और आज वो अपना अनुभव सुना रहे। मैंने प्रयास किया था कटनी बरही जाने का, परंतु मौसम खराब था जिस वजह से मैं नहीं पहुंच पाया सुमित जी से। और ये जो सुमित जी ने अपनी कहानी सुनाई है अपने जीवन की, ये छोटी नहीं है। ये जो हम सोचते हैं सिर्फ वो साधारण मानव तो कर ही नहीं सकता है। आप आईआईटी के स्टूडेंट रहे हैं, आपने आईआईटी के आप एक योद्धा रहे हैं, और आप छत्तीसगढ़ में रहते हुए अंबिकापुर की जो आपने कहानी सुनाई है कि हमने पत्तियों को, भाजी को जो और का फल फ्रूट खा करके हमने कई दिनों तक रहे हैं। ये जीवन का, जैसा राम जी का जीवन रहा, आज का मानव सिर्फ भोजन अगर जब तक नहीं खा लेता है, अन्न नहीं खा लेता है, तब तक वो पूर्ण नहीं होता है। ये मानसिकता उसकी बन गई है। ये मानसिकता बदलने के लिए आपका बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि अन्न जरूरी नहीं है। हमारे शरीर को सिर्फ जो है आहार की क्या जरूरत है, चाहे वो फल के रूप में ले सकते हैं हम, सब्जी के रूप में ले सकते हैं हम, किसी भी रूप में हम ले सकते हैं। हमारा आहार हो जाना चाहिए, अन्न ही जरूरी नहीं है। यह आपका जो है व्यवहार, और आपने आज हम सबको मार्गदर्शन दिया। हम लोग किसी को देख देख करके ना करें, अपना जैसा सुमित वर्मा जी ने शुरुआत की है इस प्रकार से हम शुरुआत करें। हमारे और जो आपने हमारे कुछ सवाल हैं, सवाल ये है कि जी चूंकि आपका परिवार है, परिवार जी जब आपने निर्णय लिया तो क्या परिवार वालों ने आपके साथ साथ स्वीकार कर लिया, या उसमें परेशानियां आई हैं? निश्चित आती हैं जब हम घर से बाहर निकलते हैं और विशेषकर जंगल में जाते हैं, जंगल पे आधारित रहते हैं, तो बच्चों के साथ परिवार के पत्नी बच्चे इनका क्या आपके साथ हो रहा है? क्या सहयोग किया है और क्या परेशानी आई है, और आपने फिर उनको कैसे जो है समझाइश दी है, समन्वय बनाया है, ये बताने का कष्ट करें। जी। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये मेरे में भी मन में प्रश्न आया था। तो जैसा हम सभी मनुष्यों का स्वभाव है कि हम लोग स्वार्थ से ज्यादा प्रेरित होते हैं, तो मैंने उसको ही माध्यम बनाया कि आप जो भी बताओ कि हमारा जो जीवन शैली है अभी शहर में, या जैसा भी आप हम हमारी दृष्टिकोण बनी हुई है, हमारा जो परिवार बताता है या आज का मीडिया बताता है, उसको आप बताओ, संवाद करना चालू किए। तो जो भी मेडिकल की एग्जांपल देते हैं या एजुकेशन के एग्जांपल देते हैं, तो मैंने बहुत अच्छा मुझे लाभ हुआ। राजीव सिंह जी का जो मैं उनका शिष्य रहा, तो उनसे मैंने सारे पॉइंट निकाल के बताते गया कि किसी भी इलाज का ही बात करिए। आज आज जाकर के मोदी जी ने कई मेडिसिन जो बैन किए, वो तो हम पहले जब जानकारी नहीं थी या छुपाया गया था,
तो हम बहुत आराम से उसको खाते थे जब तक उसके हानिकारक लाभ नहीं पता थे। और शिक्षा की बात करें तो जो हमारा आज भी वही राइम्स चलते हैं बच्चों के, बचपन से लेके चले, आगे की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो रैन रैन गो अवे कम अगेन अनदर डे, जो यूके के लिए ठीक है, जहाँ पे रैंडमली बारिश होती है वहां के लिए ठीक है। हम लोग बचपन से ही मजाक मजाक में वो संस्कार भर देते हैं, वो जानकारी भर देते हैं। जेड फॉर जेब्रा पढ़ाते हैं, जो भारत में हम कभी देख भी नहीं पाएंगे, जो बचपन से ही हम ठूस रहे होते हैं बोझा को कचरा टाइप से। ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं, शायद भारत के सभी बच्चों को देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने इस पर भी शोध किया। तो हमने ये भी प्रयास किया था कि जो हमारे बच्चे की जरूरत है वो उसको सीखते हैं और उसको प्रोफेशन बनाते हैं। तो इसी तारतम्य में शिशु संस्कार से परिचय हुआ था, जो पतंजलि में भी आए हुए थे, चंचल मालवीय जी। उनका बड़ा अच्छा एजुकेशन मॉडल है, जो भगवत गीता पर भी आधारित है, नवरस पर आधारित है। और जो हमारे भारत की सुपर कंप्यूटर के जनक है, परम सुपर कंप्यूटर, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी, पाटकर जी शायद। तो वो उनका भी गांव में स्कूल उसी एजुकेशन मॉडल पे चलता है, शिशु संस्कार करके। तो वहां पर ABCD में ही उन्होंने बहुत कुछ अच्छा रखा है। ए फॉर एंट पढ़ाते हैं और उसमें स्टोरी है कि चींटी से क्या सीख सकते हैं। बी फॉर ब्रदर में राम लक्ष्मण है। जी फॉर गुरु है। तो सब में स्टोरी है जो विजुअलाइज कर सके। तो बचपन से ही हम विजुअल एजुकेशन का मॉडल रखेंगे तो ही हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये सब बताते हुए ही कि भोजन में है, तो मैंने बहुत से डॉक्यूमेंट्री दिखाई, पॉइजन ऑन प्लेटर है, और शिव खेड़ा जी का कंट्री फर्स्ट दिखाया कि सब जगह मिलावट है, भोजन में, दवाई में, जिसको हम सोचते हैं कि हमारा सहयोग के लिए है, वो सब जहर है। तो ये सब मेरे पास पूरी दो दो हार्ड डिस्क भरी पड़ी हुई है, जिसमें मैं PPTs हो, वीडियोस हो या डॉक्यूमेंट हो, वो मैं खोल करके रख देता हूँ कि आप जिसको बताओ कि जिससे हम केवल भय और लालच से ही ड्राइव होते हैं। तो मैंने आज के जीवन शैली का भय दिखाया, और हम जो करना चाहते हैं उसमें लालच दिखाया कि कैसे वो चीज में हमारी भला करेगा। और हो सकता है कि हमारी पीढ़ी को, आज की पीढ़ी को हमें स्ट्रगल करना पड़े, और दो पीढ़ी को स्ट्रगल करना पड़े, मगर आगे हमें वो लाभदायक ही रहेगा। हम हिंदू हैं और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो बहुत ज्यादा अपने लिए और इसी जन्म के लिए और इसी शरीर के लिए ना सोचते हुए कई आगे की पीढ़ी के लिए कार्य करना है। तो ये मेरा माध्यम रहा। आदरणीय सुमित जी, जो 25 परिवार रह रहे हैं वहाँ, वो जी 25 जी। परिवारों के संपर्क में आप हैं क्या उनका? हाँ हाँ, वो है ना, अभी MCV के इंदौर है, मानव चेतना विकास केंद्र इंदौर, वो जी मध्य जी। दर्शन है। जी वो जो सुमित जी आप बोल रहे हैं ना, वो हमने भी देखा है, मध्य प्रदेश का ही है वो, हाँ इंदौर हाँ में ही। हाँ। मैं भी वहां पर जा चुकी हूँ। अभी जी जी। 50 ज्यादा हो गए होंगे, वहां पर फैमिली रह रहे हैं, एक कट्टा रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। उनका कॉन्टेक्ट वो नंबर कई। रवीना जी लेना है, सुमित जी से मिल जाए। उनको भी अपन इस युवा कार्यक्रम में आमंत्रित करें, उनका भी अनुभव सुने और जी उनको भी हाँ, जाने। उनका कांटेक्ट हुआ था, उनको हमने इस योगार में लाए भी थे। वानखड़े सर है वहाँ के, उनको बुलाया था इंदौर के। गांव पिवडाई गांव है ना सुमित जी? जी 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 हाँ, प्योड़ाई। पिवडाई गांव है, इंदौर का ही है। वहां पर हम 15 दिन रहे थे वहां पर, तो उनको बुलाया था इस योगार मंच पर। वो आए थे पिछले 1 साल हो गए उनको, तो तुम तो 15 दिन रहने के बाद अभी तक अपना गांव छोड़ा ही नहीं है। हाँ, अभी पवन सर ने कहा है लास्ट में, जब हम सभी रिटायर हो जाएंगे तब हम सभी एक जगह पर रहेंगे, ऐसा कहा। तो बहुत उनको फिर से बुलाइएगा। और सुमित जी, आपके जो आप रह रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये जी जी। आपको कैसा लगता है बदलाव? आपको क्या समाज का बदलाव क्या चाहते हैं आप? इस देश में कैसा बदलाव आना चाहिए? आपके क्या मन में विचार आ रहे हैं? आपने कोई ना कोई लक्ष्य लेके रखा है, उसमें और क्या सहयोग चाहते हैं हम सबसे आप? ये देखिए, बहुत बड़ी जो हमारी जनता है वो लगभग जिसका पेट भर जा रहा है वो कर पाता है कि समाज सेवा। बहुत कम ही होते हैं कि जो अपना पेट काट करके भी समाज सेवा करते हैं।
तो मैं उसको माध्यम ना बना करके, जैसे हम भी योग प्रशिक्षण के लिए जाते थे, तो मैं बहुत ज्यादा भय को ही, क्योंकि जब अपन केवल कुछ सप्ताह का 5 दिन का कार्यक्रम रखते हैं, तो वो बस आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि चलो हो रहा है तो कर लेते हैं। मगर जब तक अच्छे से भय और लालच का पॉइंट ना लिया जाए, तब तक वो अपने जीवन का भाग नहीं बनाते हैं। तो मैं वही करता हूँ। यहाँ पर भी मैं स्वार्थ को ही सच्चे स्वार्थी बनो बोलता हूँ मैं। मतलब लोग अभी ज्यादा इकट्ठा नहीं हो पाते अच्छे कार्य के लिए, मगर अपने लिए वो बहुत सोचते हैं। तो मैं यही कि सब लोग बोलते हैं कि यार पुणे में मेरा भी फ्लैट है, वो सब मैं बताता हूँ, पुणे में फ्लैट है, सब है, मैं सब छोड़ करके इधर पे आया हुआ हूँ। तो वो मैं आगे के 10 साल, 15 साल, 20 साल को अलग अलग पॉइंट से देखता हूँ कि मेरे जीवन को क्या क्या प्रभावित करती है। जैसे कि वो स्वराज फाउंडेशन के सर ने बताया कि ऊर्जा भी जो है, हमें जो क्लाइमेट है उसको भी देखना है। तो वैसे ही मैं यही देखता हूँ कि उत्तम कृषि मध्यम बान करत चाकरी कुकुर निदान। तो ये सही में अच्छा मंत्र है, जिसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। ये साइकिल आते हैं, कलयुग में भी साइकिल आता है कि कलयुग में भी अच्छा समय आएगा, फिर और बुरा समय आएगा। तो वो सभी पॉइंट को लेकर के कि हमें अपना एटलीस्ट जो भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा है, उसका हमें अपने हाथ में रखना चाहिए। हमें गांव या गांव का समूह ऐसा बनाना है जो अधिक से अधिक स्वावलंबी हो। तो मैं यही है कि बहुत ज्यादा हमें सरकार पे, बहुत से एनजीओ पे, बाहर के धन और उस पे निर्भर ना रहते हुए कैसे हम स्वावलंबी हो सके। जो हमारा पुराना नॉलेज था, वही तो वो ब्रेक करना चाहते थे अंग्रेज, और आज भी हम वो उसी में फॉलो कर रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, हमारा नॉलेज सिस्टम हो, सब कुछ को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। और हमें आज आंख, कान, नाक, गला सबके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट बना दिए। हम इंस्टीट्यूट के गुलाम हो गए हैं, वो एजुकेशन के लिए हो, चिकित्सा के लिए हो, भोजन के लिए हो। इतने सारे पहले की तो एडवर्टाइज खुल के ही आते थे कि जो माँ बच्चों से करे प्यार, वो कॉम्प्लेन से कैसे करे इनकार। वो आज सभी जगह हो गया है। तो हमको वही वापस उस वो जो माध्यम उन्होंने बनाया था उसको ही ब्रेक करना है। तो यही है कि मैं आप सभी से सीखूं, और आपके अनुभव क्या क्या यंत्र हैं जो मानव ऊर्जा से संचालित हो, रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित हो। तो मैं फिर से अभी घर बनने के बाद मैं अभी आप सभी को आमंत्रित करूं, और मैं भी आप लोगों के क्षेत्र में आऊं, और इसको प्रसार करते रहें कि सेंट्रलाइज ना करें। हम लोग अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना जो नॉलेज है, 3-4 गांवों का क्लस्टर बना करके उसको स्वावलंबी बनाएं। यही मेरा प्रयास है। बहुत सुंदर। शिक्षा, भोजन और चिकित्सा अपने हाथ में हो, और आपने कहा है जी भय और लालच के बिना जो है हमें कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर आपका भाव। अब आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से हैं, वो अब आपसे संवाद करना चाहते हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो संवाद करें। डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। आज के मुख्य अतिथि सुमित जी ने जो पहल की है IIT होने के बावजूद, बहुत प्रशंसनीय है और एक रोल मॉडल के रूप में है। उनका अध्ययन भी है, उनकी बातों से पता चलता है। सुमित जी, जी मैं तो आप जैसा बोलते वैसा ही सीखने वाला ही छात्र हूँ। जी जो दुनियादारी देखी है, वो देख के कुछ सवाल मन में आए हैं, वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। जो रोल मॉडल आप जैसा बोल रहे हैं कि सादगी से रहना, अलूफ रहना, 3-4 विलेजेस का क्लस्टर बना के रहना, नेचर के साथ रहना, ऐसे प्रयास पूर्व में भी कई लोगों ने किए हैं। जी जी साधु संतों ने तो निश्चित रूप से किए हैं। जंगलों में जाना, पहाड़ों में जाना, संन्यास लेना, ऐसे कुछ मिशन भी बने हैं, जैसा जी रामकृष्ण मिशन है आदि। जी लेकिन जी इन सब के बावजूद, या फिर जो अपने बाकी भी सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने अपने अपने गांव भी बना लिए, जी जी पूरे समर्पित कार्यकर्ता है। गांधी सेवा संघ, सर्व सेवा संघ, इसमें कई सैकड़ों कार्यकर्ता है जिन्होंने अपनी जिंदगी, आप जिस तरह से ढल रहे हो उसी तरह से ढलते हुए 50-60 वर्ष कर ली है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग कस्बों में। जी जी इन सब के बावजूद जब मैं देखता हूं, तो जिसको एक पब्लिक अवेयरनेस की मूवमेंट बोलूं, वैसी जी मूवमेंट खड़ी नहीं हो पा रही। हम्म। हाँ, रामदेव बाबा जी ने उसको मूवमेंट का रूप दिया। रामदेव बाबा जी और बाकी सन्यासी, उसमें जो फर्क हमको दिखता है, बाकी सन्यासी पहाड़ों में अपना अपना
तरीके से पूरा ऑनेस्टली लाइव करते रहे, लेकिन उसको मूवमेंट नहीं कर पाए। लेकिन रामदेव बाबा जी ने जनता के साथ जुड़ के योग, दवाइयाँ और इसके माध्यम से जो संदेश दिया उसकी मूवमेंट बन गई। मैं चाहता जी हूँ जी कि आप जैसे लोग भी अलग अलग कस्बों में जहां जहां पे है, ज्ञानी हो, रोल मॉडल हो, तो इन सबको इकट्ठा करके यदि मूवमेंट खड़ा कर सके तो बहुत अच्छा काम होगा। तो इस दिशा में आपकी कुछ पहल यदि है, कुछ सोच है या कुछ प्रयास है तो हम जानना चाहते हैं। धन्यवाद। नहीं, यही चीज है कि जो मैंने बोला कि 4 गांव का मॉडल बनाना है, और मेरा भी यही था कि उसके बाद उसको एज अ फ्रेंचाइजी हो, वो फ्री ही रहे। मतलब मैं वो टर्म यूज कर रहा हूँ फ्रेंचाइजी का, कि पहले था कि मैं उसको सबको सभी पॉइंट अच्छे नहीं लगेंगे, तो मैंने सब कुछ इसमें जोड़ा हुआ था कि इसका आर्थिक पक्ष भी क्या होगा। तो यही था कि हम उसमें टूरिज्म डेवलप करेंगे, और जो अपना टूरिज्म सेंटर होगा, वहां पर भी सारे ये उत्पाद हो, उसका विक्रय हो, उसको ऑनलाइन ले जाया जाएगा। तो वो जो 4 गांव या 5 गांव का जो समूह रहेगा, वो अपने आप में जो है, भूटान की बात करते हैं जो हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे रीच है, तो वही सारी चीजें हम विजुलाइज करेंगे। जो पौंडीचेरी में औरोविले है, वहां पर का जो कई कंट्री के जो वहां पे लोग रहते हैं, तो वो जो उन्होंने बनाया हुआ है और जो जिसको आकर्षित होते हैं, तो जो मैं केवल अकेला नहीं हूँ जो इस मैं मतलब एनआईटी से होकर के जो ये प्रयास कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत से संपर्क हैं जो दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। एक झारखंड में अभी मैं उनसे मिला जो 17 वर्षों से आईआईटी से पास आउट हैं, और आईआईटी में ही जॉब करते थे, और वो भी उन्होंने उर्विरा पर्मा कल्चर करके स्टार्ट किया है वहां पर। तो वही है, मुझे भी मेरे स्वार्थ ने ही ड्राइव किया है। तो जो भी मुझसे संपर्क में आए और जो भी मैं देखने आएगा, तो मैं उनसे ही वही बात करूंगा कि और कुछ ना देखें। हम बाहर दूसरों से थोड़े समय के लिए प्रभावित होते हैं, चाहे वो भय से हो या लालच से हो, मगर अपने आप से हम जब रोज प्रश्न करेंगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे स्वास्थ्य में क्या चाहिए, भोजन में क्या चाहिए, मुझे सुख किससे मिलता है, मेरे आगे के 10 साल का क्या होगा, मेरे पिछले 10 साल का अनुभव क्या था, मैंने वही चीजों को यूज करना है और वही चीजों से आगे बढ़ना है, तो उसमें क्या बदलाव करना है, और मैं कितने आगे के लिए सोचता हूँ, तो उस चीजों को हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। जैसा कि हमारा प्रोफेशन ही है कि हम आगे के 10 सालों का प्लानिंग करके ही बैंक में जो काम करते हैं कि कैसे क्या इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, तो वो सूक्ष्म से हम अगर आकलन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हम ये सबको विजुलाइज कर ही सकते हैं कि जो दुनिया लेके जा रही है आज, जो फिर से समय फिर से बन रहा है, परिस्थितियां बन रही है, बीमारियों का हो या देशों की युद्ध का हो, तो हम भी कहीं ना कहीं उसमें प्रभावित होने वाले हैं। इसलिए हमें बहुत बड़े का अगर जिम्मा लेते हैं, तो फिर वो लगता है कि बड़ा लक्ष्य है और नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने अपने आप को सीमित कर लिया है कि 4 गांव तक ही, और उसके बाद मतलब जितने में हम स्वावलंबी हो सके, और उसके बाद वो कॉपी करते जाएं। जहां हम पूर्ण हो जाएंगे तो इनवाइट करेंगे, या फिर हम खुद फिर उसको प्रचार करने निकलेंगे। और उसमें शायद 1 जनरेशन 2 जनरेशन लग जाए, मगर जब तक वो पूर्ण अच्छे से ना हो पाए स्वावलंबी, तब तक उसमें ही अपने आप को सीमित रखना है। बहुत सुंदर। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो जानकारी दी वो भी बहुत महत्वपूर्ण। आपने अभी कहा कि मैं प्रभावित हुआ हूँ ताराचंद बेलजी जी से, और आप जी उनके जी कुछ उत्पाद बना रहे हैं, तो उन जी जी। उत्पादों का प्रभाव आपने क्या देखा, कैसा महसूस किया, इसे बताने का कष्ट करें। जी हो। हाँ, तो हम क्या जमीन लिए थे दिसंबर में, तब ताराचंद बेलजी के उनका जो सुझाव था, वो स्वयं आए थे हमारे फार्म में। तो उन्होंने बोला हुआ था कि पहले सीधा फसल में ना जाओ, और इसका जमीन का थोड़ा सा हम वो करते हैं कि जो उसमें कमी है, मिनरल्स हैं, वो सब के लिए तो उन्होंने तिल लगाने का सुझाव दिया था। तो अभी फसल के रिजल्ट के रूप में तो अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी जाकर के वो होने के बाद हम धान पहली बार लगा रहे हैं।
तो उसमें हमने जो उनके दवाइयाँ बनाने की है, जो खाद और कीटनाशक बनाने का है, उसमें से हमने मीठा जैव रसायन बनाया हुआ है और खट्टा जैव रसायन अपने ही खेत का जो टमाटर था और पास के अमरूद थे उसका बनाया हुआ है और जंगल से बेल ले आए। तो अभी ये सब बस तैयारियां हुई हैं और उसमें प्रयोग जारी है। तो अब धान का जो फसल निकलेगा दिवाली के समय तक, तो उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि कैसा उसमें रिजल्ट रहा। जी ओम, जी ओम। आदरणीय प्रणाली मराठी जी। सदन को सादर प्रणाम। आज के चीफ गेस्ट सुमित जी, आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मेरे मन में यही विचार आया कि आज ग्राम से लोग दूर जा रहे हैं, तो आपका ये जो विचार है और आप ये जो कर रहे हैं उसका आज ये माध्यम है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम बहुत आया है। तो मुझे लगता है कि आपका ये पूर्ण होगा, उसके बाद आप वो रॉयल मॉडल रखने के पहले आज से ही कुछ छोटा सा वीडियो या कुछ ये करके इस माध्यम से लोगों तक उसका प्रसार हो, तो आज की ये युवा पीढ़ी जी जी उसका हाँ ध्यान जरा आपके तरह आ जाएगा तो अच्छा होगा। हम कहते हैं गर्व से कि भारत ग्रामों का देश है, लेकिन मैं भी एक ग्रामवासी हूँ। स्कूल में टीचर हूँ, हेड मिस्ट्रेस। तो मुझे बहुत व्यथा होती है कि क्या चल रहा है। गांव गांव तो बस जा रहे हैं, लोग यहाँ से भाग रहे हैं। तो ये आदर्श लोगों के साथ या नई पीढ़ी के पास जाएगा ना, तो कुछ थोड़ा आशा का किरण निर्माण होगा, ऐसा मुझे लगा। और ये विचार मैंने आपके साथ शेयर किया, हमारे सदन के साथ शेयर किया है, आपके साथ शेयर किया है। ओम, धन्यवाद। जी, मैं शेयर कर दूंगा प्रोफाइल में। ये भी मेरा एक प्रश्न था कि हमारे पास जो चीफ गेस्ट हैं, जो हमारे सदस्य हैं, उनका कुछ डेटाबेस हो तो मुझे जुड़ने में आसानी होगी और अन्य लोगों को जो नए आए हैं, तो अगर हमारा कुछ व्हाट्सएप ग्रुप होता या फिर स्प्रेडशीट होता जिसमें कि सभी लोगों के विशेषज्ञ क्या हैं, किस स्थान से हैं, वो सभी एक जानकारी होती, संक्षिप्त परिचय। तो कोई भी कभी भी आपस में संपर्क कर सकता है कि मेरे समीपस्थ और मेरी रुचि और मेरे प्रश्न का उत्तर किसके पास हो सकता है। तो ऐसा कोई हमारे पास व्यवस्था हो तो अच्छा होगा। जी सुमित जी, आपको ग्रुप में अभी तुरंत जोड़ देंगे, रंजना जी जोड़ जी जी देंगी। और उस ग्रुप में सभी युगहर के सदस्य हैं और वो लगातार संवाद करना चाहेंगे। अभी अब आपसे संवाद करेंगे, आपके यहाँ आएंगे भी, बैठेंगे भी और आपसे जी सीखेंगे जी भी। जी आपके पास बच्चे भी आएंगे और आपको माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी बुलाएंगे। आपको आप जो काम कर रहे हैं वो बढ़िया, जो कहना चाहिए कि आज की पीढ़ी को जरूरत है, चलो गांव की ओर। इस अभियान में आप काम कर रहे हैं, आप छोटा काम नहीं कर रहे हैं। ये बात जब भारत सरकार तक पहुंचेगी और अब निश्चित पहुंचेगी, क्योंकि पतंजलि प्लेटफॉर्म पर आपकी जो बात आई है, जो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, युवहर कार्यक्रम जो आप बोल रहे हैं, जो हम पूछ रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, जो आप बता रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। और हमारी भारत सरकार, हमारे राष्ट्र ऋषि परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और विश्व गुरु परम पूज्य स्वामी जी और इस युग के धर्ममंत्री परम सिद्धि आचार्य बालकृष्ण जी, पतंजलि पीठ जिस अभियान में लगी है, उस अभियान के आप एक अंग बनने जा रहे हैं। आप देखिए आगे बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। अब मैं आदरणीय श्रीकांत जी ने हैंड रेज किया था, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। श्रीकांत जी अपनी बात रखें। बहुत अच्छा कार्यक्रम है सर। सर ने जो शुरुआत की है बहुत अच्छा है। सोचते हैं हम बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता। अभी गांव में जैसे अभी सर ने बताया कि जैसे ये होगा, खेती के बारे में है, अपने जैविक किसान के बारे में, लेकिन एक नशे के बारे में भी हमारे गांव में भी छोटे छोटे बच्चे, अभी 20-20, 21-21 साल के बच्चे गुजर रहे हैं।
एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी चलाते हैं, माँ बाप गाड़ी तो ले देते हैं लेकिन एक्सीडेंट और नशा इतना हो गया कि अभी मैं तो बोलते रहता हूँ, कुछ भी बोलते रहते हैं, मतलब अपने को एक तो पागल समझते हैं, लेकिन करते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए और शुरुआत अच्छी है। और ये इसके ऊपर भी कार्यक्रम होना चाहिए क्योंकि 200-300 रुपए रोज कमा लेता है आदमी खेत में जाके और आके पूरा का पूरा शराब में ये होता है ना, पढ़ाई में ये होता है। इस बारे में भी कुछ होना चाहिए। और जैसे सर ने बोला कि अपने आप को 4 गांव तक सीमित कर रखा है। हाँ, आज देखो आगे चल के ये राजनीति में भी ऐसे आगे उतर जाए तो बहुत अच्छा होगा। संसद में अभी मेंबर लोगों का पेंशन में एक हिस्से में पारित हो गया, बाकी लोगों को तो जो साल भर 20-25-25-30 साल का काम करते हैं उनका पेंशन बंद हो रखा है। साथ ही छोटी छोटी ये है कि वो प्रस्ताव को ये नहीं होता, तो इस बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे अपने आप की सीमा न करते हुए दायरा बड़ा रखे, बस यही अनुरोध है। हम जैसे हैं जो निठल्ले बैठे हैं, 20-23 साल से कुछ नहीं, घर में बैठा हूँ, कोई ये नहीं, तो इससे भी ऐसे जुड़वा सके या कुछ करवा सके तो हम भी तैयार है इसके लिए। आपके साथ जैसा भी हो अपना सहकार्य दे सके, बस इतना। धन्यवाद। जय गुरु। बहुत सुंदर। आदरणीय रंजना जी। जी धन्यवाद सदन को। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सुमित जी से बस मेरा एक ही सवाल है कि आप इस कार्य के लिए कैसे बढ़े, आपके मन में कैसे ये कार्य की तरफ बढ़ने का प्रयास इच्छा जागी, वो आप थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। जी, जैसा मैंने बताया था कि मैं जब तक राजू दीक्षित जी को कॉलेज के समय में सुना नहीं था, उससे पहले मेरी भी यही दृष्टिकोण थी कि मैं भी मांस मछली नशा और कूल स्टाइल में रहना है, ये सब करना है और ये सब देश दुनिया ये सब धर्म के बारे में नहीं सोचना है, वही था। जब तक आदमी टकराता नहीं है, उसको कुछ आईना नहीं दिखता है, तब तक वो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अभी चारों ओर वही है। हमारा परिवार भी वही चाहेगा कि ये देश सेवा, ये सेवा नहीं करो, केवल अपने बारे में सोचो, ज्यादा से ज्यादा धन करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, नौकरी करो, नौकरी ही सर्वोत्तम है। वो बना ही हुआ है, आपको चारों ओर हजार लाखों वही दिखेंगे, भीड़ वही है। तो जब तक ये हम अपने जीवन में कोई गुरु नहीं जाता या कुछ हम टकरा नहीं जाते, तब तक वो वैसे ही चलता रहेगा। तो राजू दीक्षित जी को सुनने के बाद मैं केवल उनको सुनता ही चला गया। और मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने इंटरव्यू में, जॉब के इंटरव्यू में, केवल राजू दीक्षित जी की बात की, और पता नहीं मैंने कैसे ड्राइव किया उस जगह को। और मैंने लास्ट स्टेटमेंट अपने इंटरव्यूअर को यही दिया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम अपने जॉब और इस काम के बीच में क्या चुनोगे, तो मैंने उनको यही बोला था कि सर, मेरा मेरा शरीर इस कार्य के लिए माध्यम है, तो जॉब तो और तुच्छ है उस कार्य के लिए। और ये बोल करके मैं चला गया था। उसके बाद भी उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था। वहां पे टेक्निकल डिस्कशन जरा भी नहीं हुई थी। तो और उस समय तो ऐसा था कि राजीव जी के बोलने के कारण मैं ऐसे भी उसको, मैं यूएस का जॉब था, यूएस की कंपनी थी, तो मैं वैसे भी नहीं जाना चाह रहा था, उनकी स्वदेशी आंदोलन में जुड़ा हुआ था इसलिए। तो फिर भी मेरे फ्रेंड्स ने समझाया कि इसको ही माध्यम बनाओ, अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो फिर मैंने जॉब को ज्वाइन किया और उसके माध्यम से मैं कभी रुका ही नहीं। मैं हर सैटरडे संडे कहीं ना कहीं उन्होंने जो जो गुरु बताए थे उनको खोजता था। मैं सेवाग्राम में कई समय रहा। दिल्ली में स्वामी जी का जब आंदोलन था, तब मैं 8 दिन वहां पे सब छुट्टी लेकर के आंदोलन में गया था 2011 में। अपने गृह ग्राम में रायपुर में था, तब भी वहां पर भी हम कॉलेज के समय आंदोलन करते थे। छत्तीसगढ़ के जो गरियाबंद, जो मैंने पहले जगह बताया था, तो वो स्वामी जी का ही, पतंजलि समिति का ही माध्यम रहा कि जो मेरे जंगल जंगल में संपर्क बने थे, तो मैं उन्हीं जंगलों में जा जा करके रह पाया था। तो वहां से मेरी सारी दुविधा और लालच जो था, छद्म लालच की पैसा जमा करना है और सब कुछ, ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और इंटरनेशनल स्कूल, ये सभी हमारे लिए बने हुए हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उस समय से ही था कि हमको केवल नौकर चाहिए। और हमारी जो जरूरत है आज, इंडस्ट्रीज को जरूरत है, बड़े कंट्रीज को जरूरत है। आज भी हम लोग उपनिवेश में ही रहते हैं, आज भी अफ्रीका नहीं निकल पाया है, तो हम इंडिया भी नहीं निकल पाया है। वो छद्म रूप से स्वतंत्रता मिली हुई है।
वो सभी अगर हम सिंपल सी स्लाइड में मैं बनाना चाहूँ तो वो हम दिखा सकते हैं कि कुछ भी प्रश्न करो, आपको जो लगता है कि मेरे लिए लाभ के लिए बना है और यही अच्छा है, तो मैं उसमें भय निकाल के दिखा सकता हूँ। और जो तुमको भय लगता है तो मैं उसमें ऐसा पॉइंट बता सकते हैं कि आप उसकी ओर लालच की हो, अरे यार मैं जो अभी गाँव में रह रहा हूँ उसमें मैं लालच दिखा सकता हूँ, और जो मैं पुणे में रह रहा था उसमें मैं भय दिखा सकता हूँ। मैं जब पुणे से निकला था तब कोविड भी नहीं आया था। जब मैं अपनी फैमिली के साथ निकल गया था कार में, तब वहाँ पे जितने मेरे फ्रेंड थे वो मेरे स्टेटस देख देख के वहाँ पे जलते थे कि यार वो साल भर हम लॉक रहे और तुम झरने में बैठ के जॉब कर रहे हो और मजे कर रहे हो। तो वही था। उसके बाद से बहुत लोगों ने सोचा कि कई मेरे ऑफिस के कलीग थे जिन्होंने गांव में जमीन खरीदी, कि अब फ्लैट बेच करके जमीन खरीदी। तो वैसा सभी थोड़े थोड़े करके प्रयास करेंगे तो वो संभव है। जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आदरणीय शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, और आज मुख्य अतिथि ने जिस ऊर्जा से अपनी बातें रखी हैं वो बहुत उपयोगी है। पूरे भारत देश में लगभग 70% जनता खेती करती है, खेती आधारित है, लेकिन यहाँ पे कोई छोटे स्कूल नहीं है जहाँ बच्चों को एग्रीकल्चर पढ़ाया जाए। पहली क्लास से कोई उनको खेती नहीं सिखाई जाती। लेकिन हाँ, डॉक्टर है और इंजीनियर है, इनकी पढ़ाई है शुरू से, क्योंकि वो 2-3%, 5% है। जो 70% है उसके लिए कोई पढ़ाई नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है किसान के लिए एग्रीकल्चर में। और आज एग्रीकल्चर के कॉलेजों में आप देखोगे तो 50 से 60% बच्चे किसान के नहीं है। वो 20% लोगों के बच्चे हैं जो बाहर के। आज जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं कृषि के, उनके बच्चे भी एग्रीकल्चर नहीं पढ़ाना चाहते। वो वैज्ञानिक जमीन खरीदना नहीं चाहते, वो वैज्ञानिक गाय पालना नहीं चाहते, सिर्फ पढ़ाई कराना चाहते हैं। वो अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। लेकिन जिस चीज से भारत सरकार से जिससे वो पैसे कमा रहे हैं, जिससे उन्हें मोटी तनख्वाह ली है, 1.5-2 लाख रुपए महीना प्राप्त कर रहे हैं, उनके अंदर की बात बता रहा हूं मैं। वो ठीक है पढ़ाने के लिए है, लेकिन उनके अंदर का जीवाश्म क्या कह रहा है वो आप समझिए। वो अपने बच्चे को एग्रीकल्चर नहीं पढ़ाना चाहते, वो अपने जीवन में 5 एकड़ जमीन नहीं खरीदना चाहते, वो अपने जीवन में गाय पालना नहीं चाहते। क्या है इसका मतलब? जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, क्यों नहीं अपना 5 एकड़ खेत लेके सजाते हैं? कभी नहीं लेते हो। ऐसा क्या है मतलब एग्रीकल्चर में कि जो नवयुवक जैसे मुख्य अतिथि आए, ऐसे हजारों लोग क्यों नहीं खड़े होते? क्या ऐसा कारण है कि खेती से दूर भागते हैं? जो रात दिन लेक्चर देता है, अगर उसके अंदर खोदो तो उसी के पास खेत नहीं निकलता। आज पवारखेड़ा में हमारे यहाँ 30 वैज्ञानिक हैं, बहुत विशिष्ट साइंटिस्ट हैं, लेकिन उनके पास ही जमीन नहीं है। हमने पूछा उनसे, एक महानुभाव से, कि भाई आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? साहब वो तो फॉरेन में पढ़ रहे हैं। बड़े खुशी से बताया उन्होंने। मैं बोला यार, जो आदमी 50 साल 40 साल सर्विस हो गई उस आदमी की एग्रीकल्चर में और इतने विशिष्ट पद पे है, उसने कभी 5 एकड़ जमीन नहीं खरीदी, उसने अपने बच्चों को कभी एग्रीकल्चर नहीं पढ़ाया और कोई गाय नहीं पाली। ये कैसे, कहाँ जा रहे हैं अपन लोग? कभी समझ। लेकिन ऐसे जो इतने ऊर्जावान जो मुख्य अतिथि मिले और उन्होंने अपना जो व्याख्यान रखा, ये बहुत देश को मजबूत करने में और इसको नए जो युवक आ रहे हैं उनको सही दिशा देने में बहुत मदद मिलती है। बहुत सारी चर्चाएं हैं इसमें। आज हमारे पवारखेड़ा में कृषि मेला है, थोड़ा उसी की तैयारी में है। जी ओम, जी ओम। जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आपकी एक एक बात जो है, एक एक शब्द बहुत प्रेरणा स्रोत है। और जब आप कहते हैं
कि तो लगता है कि इसमें बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि जो सुनता है उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा तो मिलेगी ही कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे बदलाव करना चाहिए, मुझे इस दिशा में आना चाहिए। और आपका उद्देश्य है कि वो उसका परिवर्तन हो, उनके स्वभाव में परिवर्तन हो, उनकी उद्देश्य में परिवर्तन हो, उनकी दिशा में परिवर्तन हो। और युगहर कार्यक्रम का ये उद्देश्य है। हमारे किसी भाई बहन का अगर कोई विशेष सवाल हो तो। नहीं मुन्नीलाल सर, मैं बताऊं आपको, मतलब किसान भी अपने जो 50 एकड़ की जमीन वाले, वो भी अपने बच्चों को एग्रीकल्चर में नहीं डालना चाहते। वो भी चाहते हैं कि वो पढ़ के टीचर बन जाए या मतलब अलग अलग फील्ड में चले जाए। अरे तुम्हारे पास 50 एकड़ जमीन दी है कुदरत ने, तुम उसको सजाओ और लोगों को सिखाओ। वो नहीं, वो पता चला अभी हमने 1-2 सर्वे करे, उनके पास 5 एकड़ जमीन है और वो कपड़े की दुकान पे काम कर रहे हैं। हमने भैया तुमने 10th पढ़े हो, कपड़े की दुकान पे क्यों काम कर रहे हो, तुम्हारे पास खेत? भैया खेत तो हमने सिकवी दे दिया, बोले हमें मालूम ही नहीं खेती कैसे होती है। मतलब खेत में जिनके पिताजी ने सिखाया ही नहीं बच्चे को, शुरू से बताया नहीं कि बेटा खेती इतनी अच्छी चीज है, उसको खेती से ये बताया गया उसको बचपन से, भैया खेत से तुम दूर रहना, उसमें कुछ कोई दम नहीं है। तो ये जो भावना किसान के अंदर भी है, वो तो बहुत बाद में है कि वैज्ञानिकों जो पढ़ाने वाले पूरे देश में हैं, शायद वही एग्रीकल्चर से नहीं है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे ग्राम सेवक हैं जो एग्रीकल्चर से नहीं है। वो कोई आर्ट पढ़ के नेतागिरी में अपना वो लगा लोगों के नौकरी पा ली उन्होंने। लेकिन क्या है कि मेन जो मेरा वो है कि जो आदमी जिसमें रात दिन खपा हुआ है साइंटिस्ट, उसी के पास जमीन नहीं है। जी ओम, जी ओम। अब एक हमारे चलते फिरते सुमित वर्मा जी और हैं, एक हैं, वो उनका नाम है आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। लगातार जंगलों में जाना और गांव में ग्रामीणों के बीच में बैठना, उनके हृदय को परिवर्तन करना, विचारधारा बदलना, ऐसा लगातार प्रयास करते रहते हैं। अब वो कहीं हैं, शायद उनका सदन में पहाड़ों उपस्थित में है। होंगे सर, वो पहाड़ों में। तो पहाड़ों से आए सदन में और अपनी बात रखें। जी आदरणीय सादर धन्यवाद। आज की हमारी मुख्य अतिथि जी ने एक नई दिशा दी है और नई दिशा जी है, जिसको जीने की आवश्यकता हम सभी को पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से असल में ये है कि हम अंतः प्रेरणा से इस तरह के कार्य कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन ये जो हमें हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, ये मानकर और 100% 100% मान के चलना है कि आने वाले समय में अगर हम इस दिशा में नहीं जाएंगे तो मानव जीवन बड़े संकट में होने वाला है। कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग कही जा रही है, जिस तरह से जनसंख्या का दबाव शहरों पे देखा जा रहा है, उस तरह से तो शहरों से पलायन और इस लग्जरियस जीवन से पलायन होना आने वाले टाइम में जबरदस्ती होना जरूरी हो जाएगा। हाँ, जो आदरणीय शरद वर्मा सर बीच बीच में पीड़ा दर्शाते हैं और वो उनकी पीड़ा दूसरों तक पहुंचती है और टकराती है, वो बहुत ही, ये शब्द बड़े असहनीय भी हो जाते हैं कभी कभी आदरणीय श्री वर्मा जी के, दूसरों के लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। लेकिन हाँ, मैंने देखा है, मैं अभी जैसे आदरणीय सर ने कहा कि मैं गाँवों की यात्रा पे था, मैं गाँवों की यात्रा करता हूँ। मैंने तो अपने गाँव में भी देखा है, मैंने अपने गाँव में देखा है जो हमारी खेती है, बहुत सारे किसान अब खेती से विमुख हो गए हैं। वो गांव से कस्बे में उनके बेटे बहू किराए के मकान में रह रहे हैं। बच्चों को पढ़ा के बहाना है, बच्चों को पढ़ाने के का घर से लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर इतने बड़े आंगन को छोड़ करके, इतने बड़े क्षेत्र को छोड़ करके, इतने स्वच्छ हवा को छोड़ करके एक कमरे में, उसी में किचन और उसी में उनका जीना हो रहा है। तो ये दो तरह की बातें, एक पहाड़ों से नीचे, एक समुद्र से ऊपर जा रही हैं। इनका टकराव होना स्वाभाविक है और हमें बदलना तो पड़ेगा ही। आदरणीय, मैंने अभी 3-4 दिनों के बीच बहुत सारे लोगों से बात करी, तो जिसका काम उसी को साजे वाली बात नहीं हो रही है। बहुत सारे मैंने अब लोगों से बहुत सारे मित्रों से वार्ता की जो तथाकथित बहुत बड़े बड़े समाज सेवी हैं, लेकिन उनका जो समाज की सेवा है, वो समाज का सेवन कर रहे हैं। वो मैंने देखा,
वो बताना अच्छा नहीं है, लेकिन वो इस समाज का सेवन, हम समाज का भक्षण जो है बहुत कठिन है। तब आज के मुख्य अतिथि जी की जो बातें हैं, ये मुझे थोड़ा ऐसा लगता है बहुत गर्मी में जैसे ठंडक भरे छींटे, बर्फ के छींटे आगे हों। और ये हम सभी इस दिशा में सोचें, और योगाहार का मंच हमें इस ठंडी हवा को दे रहा है, इस जीवन की आशा को दे रहा है। मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पर इस पे हमें अभी सोचना भी होगा और करना भी होगा। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। और आज 8 बज गया है। आदरणीय मेनपाल जी और आदरणीय अशोक पटेल जी ने हैंड रेज किया है, उनको हम कल सुनेंगे। और मेरा निवेदन भी रहेगा आदरणीय आज के चीफ गेस्ट महोदय सुमित वर्मा जी से, अभी बहुत कुछ सुनना है आपको। कल रजना जी से 8 बजे लगभग 7:45 बात हुई, मैं ट्रेन में था। बोली भाई साहब किसको चीफ गेस्ट बनाना है? हमने कहा बहन जी देख लो, मैं नेटवर्क में नहीं हूँ। और वो समय वो घड़ी के रजना जी ने का मन में ऐसा विचार आया, उन्होंने तुरंत पृथ्वी राज वर्मा जी को कॉल किया होगा और उनसे नाम लिया। बहुत सुंदर आज का जो कार्यक्रम रहा है। मैं चाहूंगा कि आप शुरू से लेकर के इस अपने जीवन में परिवर्तन लाने के विचार को पुनः सुनाएं। हमारा सदन सुनेगा कल, चूंकि आज पवन सर जी उपस्थित नहीं है सदन में, तो सब लोग और रहेंगे। ये यथार्थ घटना, अपनी कहानी जी हमारे जीवन को कई लोगों को प्रभावित करेगी, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। तो जी जी मेरा निवेदन है सदन की अगर सहमति हो और आदरणीय सुमित वर्मा जी की सहमति हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कल के लिए आप पुनः इसमें आमंत्रित रहें और हम सब लोगों को जोड़ेंगे, उसमें रखेंगे, उसमें हेडिंग रखेंगे चलें गांव की ओर। जी जी ठीक रहेगा ना? चलिए, सहमति आदरणीय वर्मा जी ने दे दी है, तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। जिन भाई बहनों को हम आज हमने नहीं सुन पाया है, जिन्होंने हैंडल किया, उनको कल सुनेंगे। कल सुमित वर्मा जी पुनः रहेंगे और काफी समय तक रहेंगे, और वो अपने बीच में रोज रहते हैं और रहेंगे ही। जी धन्यवाद। आभार। मैं रंजना जी से चाहूंगा कि आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब और सदन। आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। आज के हमारे योग शिक्षक आदरणीय मुकेश रघुवंशी भैया जी ने बहुत ही सुंदर क्लास ली उत्तराखंड से। उनका धन्यवाद और आभार। आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय सुमित कुमार जी वर्मा, उन्होंने भी बहुत आज प्रशंसनीय हमारे योगाहार मंच पर मार्गदर्शन दिया। आपका भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे आज के हमारे साथ कार्यक्रम में सभी उपस्थित आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय बणेश सिंह जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी, आदरणीय बहन कल्पना जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी, आदरणीय जी, आदरणीय यमिल कौर जी, आदरणीय नीलकंठ साबड़े जी, आदरणीय निर्मला झोपे जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय प्रणाली बहन जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय रोहताश कुमार जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय श्रीकांत जोपे जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि सुमित वर्मा जी, आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय वैशाली बहन जी, आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग के भाई और भी हमारे लेफ्ट हुए, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।